हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो मैकेनिक्स है। जहाँ सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है वहाँ भी आपका मैकेनिक्स ही है, ठीक है। फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का ही होता है। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ यहाँ भी बीएससी में जो आपका फर्स्ट पेपर है वो मैकेनिक्स ही है, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। एरिया इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है मैकेनिक्स का, ठीक है। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी, जैसे आईआईटी आपका जेम है, इसमें एक मैकेनिक्स का बहुत ही ब्रॉडर पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत अच्छे लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक। कौन सी बुक अगर हमको पढ़नी है तो मैं आपको उस बुक का नाम बताता हूँ, जेसी उपाध्याय। देखिए ये है आपके बुक जेसी उपाध्याय। ये बुक आप सबको लेनी है और मैकेनिक्स की ये बेस्ट बुक होती है, मतलब मेरे लिए तो ये बेस्ट बुक है जितना भी मैंने अभी तक देखा है। एससी वर्मा भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन किताब है। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है। जो भी मतलब यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं फिज़िक्स से तो वो इस बुक को भी पढ़ते हैं। बीएससी लेवल के लिए तो आप किताब कोई सी भी ले सकते हैं। प्रगति प्रकाशन है, जैसे ये वाली बुक आप ले सकते हैं बीएससी के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली आपका सिलेबस इसमें आपका मिल जाएगा और इससे काम चल जाएगा, ठीक है। और किसी को अगर एडवांस पढ़ना हो तो आप जेसी उपाध्याय, एससी वर्मा वगैरह जो आपको सही लगे वो किताब ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा तो कॉम्बिनेशन मिक्सचर रहेगा, आपको जेसी उपाध्याय का भी और वर्मा जी का भी। प्रॉब्लम्स भी मैं आपको ठीक ठाक करवाऊँगा, अच्छे खासी प्रॉब्लम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें हमको किस में दिखती हैं, कैसे? या फिर तो वो पड़ी हुई दिखेंगी या फिर वो चलती हुई दिखेंगी। मतलब अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो अंग्रेजी में बोल दें इसको, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगी या फिर वो स्टेट ऑफ मोशन में होंगी। दो ही स्टेट में मिल सकती हैं हमको चीज़ें। कोई चीज़ जब गायब ही है तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसको हम देख ही नहीं सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकती हैं, या फिर तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन में होगा। अगर उसकी इन दोनों स्टेट्स में चेंज हो रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंटरेक्शन वहाँ पर काम कर रहा होगा। मतलब कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्स वहाँ पर काम कर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ये स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन दोनों स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक। चलिए ठीक है, चेंज हो गया, ठीक, उसकी स्टेट में चेंज हो गया। अगर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो मोशन में आ गया, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ गई। किसकी वजह से आ गई? कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से, मतलब कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरेक्शन मतलब फोर्स ही होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी कहानी चल रही है, जितना भी ये हम सब सिनेरियो देख रहे हैं कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ी हुई है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है, उसके हम स्टेट को चेंज करते हैं या फिर अपने आप चेंज होती है, तो किस तरीके से चेंज होती है, कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्स वहाँ पर काम करता है। ये सब कुछ जो भी चल रहा है ये एक ब्रांच फिजिक्स की डील करती है, ठीक है। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो आपको एक चीज़, ये चीज़ समझ में आ रही होगी पर्टिकुलर कि मैकेनिक्स किस चीज़ को डील करती है। मैकेनिक्स डील करती है मोशन को, ठीक है। अब अगर हम इसका एक पिक्चराइजेशन करें, ठीक है, अगर एक पिक्चराइजेशन करें तो किस तरीके से देखेंगे? जैसे हमारे पास ये क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसकी दो स्टेट हो सकती हैं, ठीक।
या फिर तो स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर तो स्टेट ऑफ मोशन, या फिर तो वो रुका हुआ होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट। देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़ हमेशा रेस्ट में रहती ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें कि मैं रुका हुआ खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं रुका हुआ हूँ, तो ये आपके रिस्पेक्ट में मैं रुका हुआ हूँ। अगर मेरे सामने से कोई बाइक चली जाए, ठीक है, और वो बाइक वाला पीछे मुड़ के देखे तो मैं उसको चलता हुआ दिखाई पड़ूंगा। तो एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो फिलहाल ये रिलेटिव टर्म है, रेस्ट और मोशन दोनों एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं हुई है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में हो सकती है, हाँ हो सकती है, किसी के रेफरेंस में हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में कभी नहीं हो सकती है। तो देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी दो स्टेट आ गई, ठीक। अब देखिए इन दोनों स्टेट को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर इंटरनल इंटरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। देखिए एक्सटर्नल फोर्स कौन से होते हैं? जो बाहर से लगते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। बॉल से हम बैट को मार रहे हैं, ये क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। किसी के गाल में थप्पड़ मार देना, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स, बम का फट जाना, कुछ अंदर हुआ होगा जिसकी वजह से फट गया, ठीक है। जितने भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो भी सिनेरियो देख रहे थे आप, ठीक, सारा सिनेरियो, इस चीज़ को जो ब्रांच फिजिक्स की डील करती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। कहानी समझ में आ रही कि मैकेनिक्स है क्या, ठीक है। अब इसे अपने शब्दों में लिख लेते हैं कि मैकेनिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स is the branch of physics which deals with the physical objects in state of rest or in motion under influenced by external or internal interaction, ठीक है। तो मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है तो किस चीज़ को डील करती है? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को डील करती है, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसकी वजह से? कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब देखिए और क्या है, देखिए मैकेनिक्स में हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जैसे मोमेंटम है, ठीक है, एनर्जी है, फोर्स है। इन प्रिंसिपल इसको हम जब एनालाइज करेंगे, इनकी वजह से जो मोशन हो रहा है उसको एनालाइज करेंगे, ये भी क्या है? एक मैकेनिक्स की डेफिनेशन बनती है जाके कि मैकेनिक्स ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, ठीक, लेकिन आप पर्टिकुलर ये डेफिनेशन याद रखिए, ठीक। सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है ये, ठीक। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं तभी मज़ा आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए मोशन, ठीक है, मोशन की बात कर दी कि सर आपने मोशन हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन में, चलो ठीक है मानते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का मोशन होता है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मोशन होता है, बहुत तेज़ी से चीज़ें जाती हैं, बहुत स्लो भी चीज़ें जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी इकट्ठी चीज़ें जाती हैं, ठीक। तो क्या इन सब का मोशन अलग अलग होता है? ठीक, क्या इसके लिए हमें अलग अलग मैकेनिक्स की ब्रांच की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल ऐसा है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए जो पहले पुराने सिंगर्स होते थे,
जैसे अगर मैं लता जी की बात करूँ, मुकेश कुमार, किशोर कुमार, ये सब लेजेंड है, बहुत पुराने लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो इनके सबके म्यूज़िक को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक। फिर जनरेशन आगे बढ़ी, सोनू निगम साहब आए, ठीक है, तो थोड़ा सिंगिंग मॉडर्न हुई, ठीक। उसके बाद 2005 के बाद की अगर हम बात करें तो हनी सिंह साहब आए, रैपिंग कर दी, भैया एक अलग ही लेवल म्यूज़िक का पहुंच गया, ठीक है, लेवल बढ़ गया, गिर गया, खैर वो बात अलग है, ठीक। फिर और नए रैपर आए, ठीक है, बहुत सारे रैपर आए, एक साथ इकट्ठे होकर गाने लग गए, ठीक है, तो एक नई जनरेशन की सिंगिंग आ गई। तो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग सिंगिंग होती रही, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो जो सबसे ओल्ड मैकेनिक्स है, जो 1900 से पहले की बात करें, जितनी भी मैकेनिक्स उस टाइम पर डेवलप हुई उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स की रेंज है जो भी एक स्मॉल पार्टिकल से लेकर एक बिगर बॉडी तक। स्मॉल पार्टिकल जैसे कोई भी छोटा पार्टिकल जिसका साइज 10⁻⁻9 मीटर से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इतने छोटे पार्टिकल से लेकर प्लेनेट, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सी के जितने भी क्लस्टर हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के मोशन के बारे में बात करेंगे तो इस पूरे एरिया को कौन डील करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है, ठीक है। लेकिन जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाती है, तो वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती है, वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। तो वहाँ एक नई टाइप की मैकेनिक्स पैदा हुई। जैसे मैंने आपको बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब ओल्ड मैकेनिक्स, लता जी के टाइम की मैकेनिक्स, ठीक है। फिर नई जो सोनू निगम के टाइम का जो एरा था, ठीक है, तो नई मैकेनिक्स, मॉडर्न मैकेनिक्स जो डेवलप की वो सर आइंस्टीन ने डेवलप की, ठीक है, श्रोडिंगर साहब ने डेवलप की, ठीक। तो जब बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटीज़ की हम बात करेंगे तो उस मैकेनिक्स को डील करने के जो नियम हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, रिलेटिव मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ से छोटा हो जाता है, मतलब अगर हम बात करें हनी सिंह एरा की, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए अलग ही लेवल था गाने का। वैसे ही यहाँ पर जब पार्टिकल का लेवल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग नियम कानून चलते हैं, ठीक। अलग नियम कानून का मतलब क्या है कि यहाँ ना तो हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ सकते हैं ना रिलेटिव मैकेनिक्स से समझ सकते हैं। जब पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, नैनोमीटर्स में चला जाता है, तो वो अलग ही खेल करता है, ठीक है, जिसको हम समझते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। अब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हनी सिंह के बाद बहुत सारे रैपर इकट्ठे होकर गाना गाने लग गए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स के जब मोशन की हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनको इकट्ठा मोशन को देख रहे हैं, उनके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग ब्रांच है। तो इतनी सारी मैकेनिक्स की ब्रांच बनानी पड़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स के डिवीज़न की तो सबसे पहले आपकी आई थी क्लासिकल, ठीक। 1687 में जो हमारे द ग्रेट न्यूटन सर ने अपने 3 लॉज दिए और धमाका हो गया, ठीक है। वहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स पैदा हुई, ठीक है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स के भी 3 वर्जन हैं जो आपको देखने हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब जो न्यूटन साहब ने दी थी, न्यूटन साहब के एरा की बात करें हम, ठीक है, 1687 से 1687 से, ठीक है, 1687 में मतलब उनके 3 लॉ आए थे। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स का उदय तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। गैलीलियो वगैरह ने
अपने कुछ नियम कानून बनाए थे, ठीक है। उसके बाद न्यूटन साहब ने अपने 3 लॉ दिए आके, फिर इसका एडवांस वर्जन आया, लैग्रेंजियन साहब आए, ठीक है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स आई, ठीक है। तो एडवांस होती गई, ठीक। तो बेसिक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे और एडवांस में कौन कौन आ जाएगा? एडवांस में कौन कौन था? लैग्रेंजियन मैकेनिक्स 1780 में, ठीक है। और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ये 1830 में इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या है? एडवांस लेवल है किसी का, क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। इसमें हम एनर्जी को सेंट्रल आइडिया रखते हैं, ठीक। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स 1687 में स्टार्ट हुई, फिर इसी का एडवांस 1788 में आया और उसका एडवांस 1830 में आया, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के ये 3 डिवीजन हुए। अब अगर हम बात करें, देखिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक रेंज था। किन पार्टिकल्स की बात करेंगे, किन बॉडीज की बात करेंगे? जिनका साइज 10⁻⁻9 मीटर से क्या हो? ग्रेटर हो, ठीक है, बड़ा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट साइज जो है, ठीक। दूसरी जो मैकेनिक्स पैदा हुई 1900 के बाद, जिसे हम मॉडर्न मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो कौन सी थी? रिलेटिव मैकेनिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था? बहुत हाई रेंज वेलोसिटीज़ की जब हमने बात की, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेज होगी? स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तक पहुँच गई। मतलब यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल टू c, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँच जाती है तो वहाँ कौन सी मैकेनिक्स काम करती है? रिलेटिव मैकेनिक्स काम करती है, ठीक है। और ये इसके जन्मदाता कौन है? सर आइंस्टीन। 1905 में इनका पेपर छपा था, ठीक है, रिलेटिविटी का थ्योरी, जिसमें इन्होंने E=mc², बहुत ही जो तगड़ी इक्वेशन अभी तक की उन्होंने बताया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है। तो रिलेटिव मैकेनिक्स इस चीज़ को डील करती है। फिर रिलेटिव के बाद अगर हम बात करें कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, कितने से छोटा? 10⁻⁻9 मीटर से क्या हो जाए? पार्टिकल का साइज छोटा हो जाए, तो इसको कौन डील करता है? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और जब बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे रैपर्स एक ही गाने में गाने लगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये भी 1900 के बाद ही, ठीक है, 1900 के बाद ही प्लैंक साहब आए थे, ठीक है। उनका योगदान रहा इसको शुरुआत करने में, ठीक। प्लैंक साहब ने इसकी एक तरीके से नींव रखी है। रिलेटिव मैकेनिक्स की नींव किसने रखी थी? सर आइंस्टीन ने। और क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव जो किसने स्टार्ट किया था? बेसिकली देखो, स्टार्ट तो इससे पहले हो चुकी थी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स तो हमने चीज़ों को जब ऑब्जर्व करना चालू किया, ठीक है, जब से इंसान थोड़ा समझदार हुआ है, ठीक है, बालू खाना जब से उसने छोड़ा है, तब से, उसके बाद से जब उसके अंदर बुद्धि आई है, तो पत्थर से आग जलाना छोड़ के वो किससे आग जलाने लगा? माचिस से, ठीक है। तब जो मैकेनिक्स डेवलप हुई तो वो कौन सी हुई थी? क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ, इसके तब तक न्यूटन के लॉज नहीं आए थे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, ठीक है। जैसे ही आपने न्यूटन साहब ने 3 लॉ अपने पब्लिश किए, उसके बाद कहानी बिल्कुल ही बदल गई, ठीक है। तो 1687 में न्यूटन साहब ने लॉ दिए अपने, ठीक। उसके बाद इसी का एडवांस वर्जन आया 1780 में, और उसी का एडवांस वर्जन आया 1830 में, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैकेनिक्स का एक प्रारूप है। तो किस तरीके से, अब देखिए इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तो क्या होगा? मतलब एक गाना ऐसा है जिसमें सोनू निगम साहब भी गा रहे हैं और हनी सिंह साहब रैप भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे गाने को क्या कहेंगे? तो देखिए, ऐसे गाने का या फिर ऐसी ब्रांच का एक अलग से नाम है जब रिलेटिव और क्वांटम दोनों जुड़ जाती हैं। जब पार्टिकल का साइज छोटा भी होता है और उस पार्टिकल की स्पीड भी बहुत तेज होती है, तो उसको हम एक अलग ब्रांच से डील करते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी।
ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में इन दोनों को मिला के हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं, ठीक है। इन दोनों की हेल्प लेते हैं और पार्टिकल की स्टडी करते हैं। अब देखिए हम सीधे से पहुंच जाते हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें भी कौन सी, न्यूटन साहब वाली, ठीक है। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। उन बाउंड्रीज़ के बाहर हम नहीं जा सकते हैं, उन बाउंड्रीज़ के बाहर गए तो खेल हो जाएगा। खेल क्या हो जाएगा, ये बैठी हुई हैं 3 मैकेनिक्स, ठीक है। ये तीन लगने लगेंगी तो कोई मतलब ही नहीं हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले हम बाउंड्री डिफाइन करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बाउंड्रीज़ क्या हैं, उन बाउंड्रीज़ के अंदर हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें बाउंड्रीज, डोमेन क्या है इसका, गणित में आपने डोमेन रेंज पढ़ा होगा। रेंज क्या है, उसका डोमेन मतलब एरिया क्या है उसका, ठीक है। तो डोमेन मतलब इसकी एरिया क्या है, किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब यहाँ पर मैकेनिक्स के साथ साथ क्लासिकल मैकेनिक्स हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं न्यूटोनियन। देखिए रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, थर्ड ईयर में रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ही कहानी बदल जाती है वहाँ पर जाकर। मतलब आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। विश्वास नहीं होगा कि आप सच में पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ही, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं लोग बाग, ठीक है। तो वो अलग ही चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा उसमें, एक अलग ही उसका भी एक बहुत ब्रॉड एरिया है। फिलहाल तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो इसका डोमेन एरिया क्या क्या है, सबसे पहला इसकी बाउंड्री, कि जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम, जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का मास फिक्स होना चाहिए, मास एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब ये कैसे, आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कर दी, मास एब्सोल्यूट, तो मास तो वैसे भी एब्सोल्यूट रहेगा। तो देखिए मास फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बात बड़ी ऑड सी लग रही होगी, मास तो सर वैसे भी फिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट्स बहुत हाई रेंज वेलोसिटीज़ में चलने लगते हैं तो वहाँ मास थोड़ा बदल जाता है। आपने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, m = m0 √1 - v²/c²। अगर कक्षा 12वीं में थोड़ी भी ध्यान से पढ़ाई की है तो मॉडर्न फिजिक्स में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, एंड के चैप्टर्स में देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा। देखिए जब वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाती है तो उसका मास बदल जाता है। और यहाँ तक कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v कितनी हो जाए, c के बराबर हो जाए, तो ये c²/c² रखो, देखो कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, 1 - 1, ये 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, मास इनफाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया, मास कैसे बदल गया, बदल जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसको हम डील करते हैं रिलेटिव मैकेनिक्स में, ठीक। फिलहाल यहाँ पर हमको क्या करना है, मास को एब्सोल्यूट होना चाहिए, मास बदलना नहीं चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, वरना दिक्कत आ जाएगी, हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, टाइम एब्सोल्यूट होना चाहिए। इसमें भी कन्फ्यूजन कि सर टाइम तो सबके लिए फिक्स होता है, जितना मेरी घड़ी में बजा होगा उतना ही आपकी घड़ी में बजा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। समय भी बदल जाता है, अगर हम फ्रेम बदल देते हैं तो समय भी चेंज होता है। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, रिलेटिव मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरे फ्रेम में आदमी बैठा हुआ है, ये हमारे पास 2 कार हैं, एक कार ये रही, एक कार ये रही, ठीक है। इस कार में एक आदमी बैठा, उसके हाथ में घड़ी है, और इस कार में एक आदमी बैठा, उसके हाथ में घड़ी है, और इस कार को हम भगा रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, और ये कार किसी 10 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी से चल रही है। तो याद रखना, इसकी घड़ी का टाइम कुछ और ही चल रहा होगा और इसकी घड़ी का टाइम कुछ और चल रहा होगा, ठीक है। दोनों के टाइम अलग अलग होंगे, ठीक। तो टाइम चेंज हो जाता है। और ये भी कहाँ पढ़ोगे आप लोग, रिलेटिव मैकेनिक्स में जाके। तो सबसे पहले मास एब्सोल्यूट होना चाहिए, टाइम एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब किसी भी हम फ्रेम में बैठे हुए हों, दोनों की घड़ी में एक ही टाइम होना चाहिए, अलग अलग टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका क्या होना चाहिए, स्पेस एब्सोल्यूट।
और कैसी कैसी बातें कर रहे हो, इससे स्पेस एब्सोल्यूट, स्पेस किसके लिए बदल जाएगा? मतलब ऐसा तो नहीं है जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं कमरा एकदम अचानक से बड़ा हो जाएगा, अचानक से छोटा हो जाएगा, स्पेस कैसे चेंज हो सकती है? तो देखिए स्पेस भी चेंज होती है, ठीक है। स्पेस को क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब ये चीज़ें आपको बड़ी ऑड सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप रिलेटिविटी में पहुंचेंगे तो वहाँ पर स्पेस का एक अलग ही मीनिंग है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। स्पेस और टाइम, जब हमारा यूनिवर्स बना था तो स्पेस और टाइम दोनों तभी तो बने थे। हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? स्पेस और टाइम के धागों से बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है जो घूम रहा है। खैर ये अलग बात है, अभी इतना दिमाग मत लगाइए, बस इतना याद रखिए कि स्पेस भी क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, स्पेस भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक। मास एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट, स्पेस एब्सोल्यूट। चौथी चीज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की कैसी होनी चाहिए? वेरी 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 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो भी हमारी प्रकाश की गति है उससे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। जैसे रियल लाइफ में हम लोग जो कार देखते हैं वो कितनी तेज चलती हैं? 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड है। एक स्पेस क्राफ्ट की कम होती है, कितनी तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इनकी क्या है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में देखा जाए, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्या? मास एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट, स्पेस एब्सोल्यूट, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए। तब हम किस ब्रांच का यूज कर सकते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स का। यहाँ पर जो भी नियम कानून हैं उन नियम्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक। सारे नियमों का यूज़ करेंगे। वहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं जो न्यूटन्स की वेल डिज़ाइंड इक्वेशन है, F=ma। उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का फ्यूचर जान पाएंगे कि वो फ्यूचर में क्या कर रहा है, करेगा, कहाँ पहुँचेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना कि कहानी क्या है। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तब न्यूटन के एक एक लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आगे का हम देखते हैं कल। थैंक यू।